जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज की जो हमारी क्लास है वो है रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी कमियां थी उन्हें दूर करना, इसका मूल उद्देश्य था। रेगुलेटिंग एक्ट को सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम कदम माना जाता है जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा इस कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को शुरू करने के पीछे क्या कारण थे और साथ ही साथ इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो किस प्रकार के थे और किस प्रकार से उन प्रावधानों के जरिए कंपनी को और कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जा सका। तो आइए देखते हैं कि जब कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी तो 1600 में स्थापना के बाद से लेके और 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, इस बीच कंपनी के क्या प्रमुख कार्य रहे उन्हें थोड़ा यहां पे एक सरसरी नजर से देख लिया जाए ताकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो पाए। तो 1600 में कंपनी की स्थापना हुई और 1600 से और 1773 तक मुख्य रूप से ये कंपनी भारतीय क्षेत्रों में व्यापार कर रही थी। इस कार्यकाल को कहा जाता है कंपनी का व्यापार का समय या कंपनी का व्यापार। इस दौरान मुख्य रूप से कंपनी ने व्यापार संबंधी कार्य किए और इसी व्यापार के चलते इन्होंने भारतीय परिस्थितियों को समझा, भारतीय राजाओं की आपसी जो भी उनके मतभेद थे उनका लाभ उठाया और यहां कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो गई। राजनीतिक पकड़ बनाने के क्रम में कंपनी के दो युद्ध जो इनके द्वारा भारतीय क्षेत्रों में जीते गए, उनमें से एक युद्ध है प्लासी जो कि कंपनी के द्वारा 1757 में जीता गया था और एक अन्य युद्ध की हम बात करें तो वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कंपनी के द्वारा 1764 ईस्वी में जीता गया था। इन दो युद्धों के जरिए कंपनी ने राजनीतिक पकड़ अपनी मजबूत की मुख्य रूप से जब कंपनी ने बक्सर का युद्ध जीता तो बक्सर के युद्ध के बाद यहां 1765 में बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था लागू की और इसी बक्सर के युद्ध के बाद इस कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन प्रांतों की इन्हें जमींदारी प्राप्त हुई थी। अब यहां तक हमने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी जो है वो प्राप्त हो चुकी है। यहां तक हम पिछली क्लास में भी इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया और उस द्वैध शासन के जरिए किस प्रकार से इन्होंने बंगाल में एक प्रकार से लूट का ही कार्य इन लोगों के द्वारा यहां पे किया गया था। तो जब एक अच्छा खासा राजस्व ये लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी से प्राप्त कर रहे थे तो ये सब चीजें
ब्रिटेन की संसद भी देख रही थी। तो ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटेन की संसद ने 1767 ईस्वी में कंपनी के समक्ष एक मांग रखी कि आप ये जो राजस्व प्राप्त कर रहे हैं इसमें से 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष आप अब यहां सरकार के खजाने में जमा करेंगे। तो 4 लाख पाउंड इस कंपनी को यहां ब्रिटेन की सरकार को प्रतिवर्ष देने पड़े। अब इसी दौरान जब ये 4 लाख पाउंड भी यहां ब्रिटेन की संसद को देने पड़े इन्हें, इस दौरान जब इस कंपनी का लेखा जोखा देखा गया तो उसमें पाया गया कि ये कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे समृद्ध क्षेत्रों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद भी ये कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। यहां पे एक देखने लायक विषय ये है कि कंपनी को इन 3 बड़े क्षेत्रों की जमींदारी प्राप्त है और फिर भी कंपनी जो है वो घाटे में है। जब इसका लेखा जोखा देखा गया तो ये बात स्पष्ट आई सामने कि कंपनी घाटे में है। तो कंपनी में जब इस घाटे का कारण देखा गया तो एक बात उभर कर सामने आई कि कंपनी का लगातार घाटे में जाने का जो कारण है वो है इस कंपनी का लगातार भारतीय क्षेत्रों में युद्धरत रहना। क्योंकि पिछले ही कुछ समय से हम देख रहे थे इस कंपनी ने अभी प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर, और इनके साथ ही इस कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों में 3 कर्नाटक युद्ध भी लड़े थे। इन कर्नाटक युद्धों को भी हम पिछली क्लासेज में देख चुके हैं। 3 कर्नाटक युद्ध भी इस कंपनी के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में लड़े गए थे और 1767 में कंपनी ने जो है मैसूर के साथ भी युद्ध प्रारंभ कर लिया था। 1767 में आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुका था। तो ये सब कारण देखे गए कि कंपनी लगातार युद्धरत है, जिस कारण से कंपनी लगातार जो है वो घाटे में चल रही थी। लेकिन जब ये जांच की गई तो एक तथ्य और सामने आया कि कंपनी तो लगातार घाटे में जा रही है, लेकिन जो इस कंपनी के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं इनकी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति, उसमें लगातार वृद्धि हो रही थी। ये एक तथ्य और उभर कर सामने आया कि जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी है इनकी संपत्ति जो है वो बढ़ती हुई जा रही थी, जबकि कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। उसका स्पष्ट कारण ये समझ में आया कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं ये कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और इनके कारण ही ये कंपनी जो है घाटे में जा रही थी। अब ब्रिटेन की संसद चूंकि ऐसे ही एक अवसर की तलाश में थी कि एक अवसर मिले और इस कंपनी को अपने हिसाब से नियंत्रित किया जा सके, तो कुछ कारण यहां पे सामने आए जिनके की कारण की ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया। और ये कारण जो है स्पष्ट रूप से आते भी हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने के क्या कारण थे। सीधे सीधे प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि क्या कारण थे जिससे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो भारतीय क्षेत्रों में और साथ ही साथ इंग्लैंड में भी लागू किया गया। तो इसके क्या कारण थे, इन पर थोड़ा चर्चा किया जाना आवश्यक है। तो इसके कुछ विशेष कारण हैं जिन कारणों से ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लागू किया गया। इनमें से एक कारण तो ये स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि यहां बंगाल में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इसका एक कारण बनकर सामने आया।
बंगाल में प्रशासनिक अस्थिरता। अब इस अस्थिरता को थोड़ा देखें। जब बंगाल में यहां 1765 में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई, तो उस द्वैत शासन व्यवस्था में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लेने से इनकार किया और प्रशासन संबंधी जो भी कार्य थे वो नवाब के मत्थे डाल दिए थे और स्वयं ये जो है इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्रित कर रहे थे। तो अब चूंकि यहां राजस्व ये अंग्रेज एकत्रित कर रहे हैं और प्रशासन या निजामत संबंधी जो कार्य हैं वो नवाब को करने पड़ रहे हैं, तो उस कारण से बंगाल में जो है एक राजनीतिक या प्रशासनिक अस्थिरता का यहाँ पे माहौल बन गया, जो कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के लिए एक कारण बना। एक अन्य कारण की यहाँ पे चर्चा करें तो उसमें स्पष्ट है कि कंपनी के कारण इंग्लैंड में राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब कंपनी के कारण इंग्लैंड में किस प्रकार से राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, इसे थोड़ा देखते हैं। जब ये कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी यहां भारतीय क्षेत्रों से धनाढ्य होकर यहां इंग्लैंड के क्षेत्र में जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वे उस धन का इस्तेमाल अनैतिक तरीके से यहां ब्रिटेन की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में सीटें खरीदने के लिए कर रहे थे और उनके जो भी प्रतिनिधि थे उन्हें वे लोग यहां ब्रिटेन की संसद में बिठाने में कामयाब हो रहे थे। तो चूंकि इस प्रकार से ये कार्य अनैतिक कार्य था, तो इससे जो ब्रिटेन के जो अच्छे राजनीतिज्ञ थे और जो विचारक वहां के थे, उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं ये जो कंपनी है ब्रिटेन की संसद में सर्वोच्चता न प्राप्त कर दे। ये भी एक कारण रहा। इस कंपनी के कारण इंग्लैंड में इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो फैल गया था। इससे हम और स्पष्ट समझ सकते हैं कि कितना अधिक धन ये कर्मचारी और अधिकारी कमा कर ले गए, ताकि ये ब्रिटेन की संसद में इन्होंने राजनीतिक अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया। एक अन्य कारण हम देखें तो उसमें इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच ईर्ष्या। एक ये कारण हम लिख सकते हैं कि इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के क्षेत्रों में व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त था और उस एकाधिकार का ये अच्छी तरह से यहां लाभ उठा भी रहे थे। लेकिन जो अन्य कंपनियां यहां इंग्लैंड के क्षेत्र में थी, वे कंपनियां भी भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करना चाह रही थी और जिस कारण से वो लगातार यहां संसद पे दबाव बना रही थी कि उन्हें भी यहां पूर्व के क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति प्रदान की जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसे समाप्त किया जाए। क्योंकि ये वो दौर है, 1770-72 की ये बात हो रही है। इस समय जो विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता का संग्राम था अमेरिका का, वो अपने चरम स्तर पर था और कुछ ही समय बाद अमेरिका को जो है वो आजादी प्राप्त हो ही चुकी थी। तो इस दौरान 1770-72 के करीब ये अन्य कंपनियां, क्योंकि अब अमेरिका में इनके माल की खपत बहुत ही कम हो चुकी थी, तो इस कारण से भी वे चाहते थे कि उनके लिए पूर्व के क्षेत्रों के बाजार जो है वो खोल दिए जाए।
अब इन सब कारणों में एक जो प्रमुख कारण रहा है, सबसे बड़ा कारण इस रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे, वो रहा है कंपनी पर वित्तीय संकट। कंपनी पर क्या वित्तीय संकट आया? जब यहां हम देख रहे थे कि कंपनी राजस्व प्राप्त कर रही है और फिर भी ये कंपनी घाटे में थी, तो इस कंपनी ने इस वित्तीय संकट के चलते ब्रिटेन की संसद से, या ये कहें कि ब्रिटेन की सरकार से, इस कंपनी ने 10 लाख पाउंड के लोन की मांग की। अब हुआ क्या कि कंपनी पर वित्तीय संकट आया और कंपनी ने कहा कि हम पर 60 लाख पाउंड का कर्ज हो चुका है। 60 लाख पाउंड का कर्ज इस कंपनी पर हो चुका था। कंपनी ने कहा कि हम कभी भी दिवालिया घोषित हो सकते हैं, तो हमें बचाने के लिए आप हमें 10 लाख पाउंड का लोन सैंक्शन करें, जिससे कि इस कंपनी को दोबारा सही तरीके से कार्य में लाया जा सके। तो ब्रिटेन की संसद चूंकि ऐसे ही एक मौके की तलाश में थी कि जब ये कंपनी खुद चलकर सरकार की शरण में आए और उस समय इस पर जो है कुछ कार्रवाई की जा सके, तो वो समय यहां पर आया जब कंपनी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया कि हम पर वित्तीय संकट है और हमें 10 लाख पाउंड के लोन की आवश्यकता है। तो जैसे ही इन्होंने 10 लाख पाउंड के लोन की प्रार्थना यहां सरकार से की, तो उस समय 1770 ईस्वी में यहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। अब जैसे ही इन्होंने 10 लाख पाउंड के लोन की प्रार्थना की, लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति का गठन कर दिया और समिति को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कंपनी की जांच की जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाए। तो जैसे ही लॉर्ड नॉर्थ ने ये कमेटी बनाई, कुछ समय बाद कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड नॉर्थ ने कुछ प्रावधान तैयार किए और उन प्रावधानों को संसद में पारित करवाया, और वही प्रावधान जो है कहे जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 तक ये बात आ चुकी है कि जब इस कंपनी की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड नॉर्थ ने यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो संसद में पारित करवाया। तो इतनी ये कहानी रही है इस 1773 के एक्ट के पीछे। इसमें हमने देखा किस प्रकार से कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ किया था, व्यापार के साथ साथ अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित की और धीरे धीरे यहां किस प्रकार से कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके की कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू करना पड़ा ब्रिटेन की संसद को। और ब्रिटेन की संसद भी कहीं ना कहीं इस मौके की तलाश में थी ही कि अब इस कंपनी को बहुत दिनों तक जो है कि निरंकुश नहीं रखा जा सकता, इस पर कुछ न कुछ नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि यहां ब्रिटेन की संसद का भी इसमें लाभ छुपा हुआ था। ये कंपनी किसी न किसी रूप में भारतीय क्षेत्रों में एक अच्छा उपनिवेश तैयार कर चुकी थी और ब्रिटेन की संसद उस उपनिवेश पर सीधा सीधा अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी और जो भी क्षेत्र इस कंपनी के द्वारा जीते गए थे उन्हें अपने अधिग्रहण में लेना चाहती थी, जिस कारण से कि ये रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान रखा गया। तो आइए देखते हैं क्या मुख्य प्रावधान इस रेगुलेटिंग एक्ट में थे। रेगुलेटिंग एक्ट का
मुख्य उद्देश्य जो था, भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी इस कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था, जिस कारण से कि इंग्लैंड में भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को कंपनी के ऊपर लागू किया गया। इंग्लैंड में थोड़ा कंपनी की व्यवस्था को समझते हैं, किस प्रकार से ये कंपनी कार्य कर रही थी। तो इंग्लैंड के लिए जो प्रावधान रखे गए, उसमें मुख्य रूप से ये था कि जो कंपनी थी, कंपनी को मुख्य रूप से वहां पे दो संस्थाएं दिख रही थी। एक का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर वे लोग थे जिनका कि कंपनी में शेयर था, या इन्हें हम कहते हैं कंपनी के शेयर धारक। और इन्हीं शेयर धारकों में से चुनकर कुछ सदस्य जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाए। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, इन्हें कहा गया निदेशक मंडल। इन्हें निदेशक मंडल भी कहा जाता था। तो ये जो निदेशक मंडल है, इसमें सदस्यों की संख्या कुल 24 हुआ करती थी। 24 सदस्य इसमें रहते थे। अब ये 24 सदस्य जो हैं, इन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में से चुनाव के जरिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में भेजे जाते थे। तो ये दो मेन बॉडी जो हैं, यहां कंपनी के कार्यों को देखती थी। निदेशक मंडल में 24 सदस्य, जो कि इन्हीं शेयर धारकों में से चुनकर जाते थे प्रत्येक 1 वर्ष के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट को लागू होने से पहले यहां जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर है, इसमें मतदान करने का अधिकार उन सदस्यों को था जिनका शेयर 500 पाउंड का था। यदि किसी शेयर धारक का शेयर जो है वो 500 पाउंड का है, तो वो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में मतदान कर सकता था। और यहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वो व्यक्ति यहां नामांकन अपना करवा सकता था जिसका शेयर 100 पाउंड का था। तो 100 पाउंड का जो शेयर होल्डर है, वो निदेशक के चुनाव में खड़ा हो सकता था, अपना नामांकन वो करवा सकता था। और जो 500 पाउंड का जो शेयर धारक था, वो यहां कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में मतदान करने का अधिकारी था। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने यहां एक कमी देखी कि जो भी कर्मचारी और अधिकारी भारतीय क्षेत्रों से अनैतिक तरीके से जो धन एकत्रित करके ला रहे थे, वो उसका इस्तेमाल अपने आदमियों को यहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कराने में सफल हो रहे थे, उसी धन की बदौलत से। तो इन्होंने यहां पर इस व्यवस्था में परिवर्तन किया और यहां पर जो 500 पाउंड के शेयर धारक को मतदान का अधिकार था, इसको बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दिया गया। और ये जो 100 पाउंड के शेयर धारक, जो कि निदेशक मंडल में चुने जाने योग्य था, तो इसकी योग्यता इन्होंने कर दी 2000 पाउंड। इस प्रकार से इन्होंने यहां पर कुछ भ्रष्टाचार में रोकथाम की एक कोशिश की थी। मुख्य रूप से इंग्लैंड में ये दोनों कार्यकारी संस्थाएं थी, और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इनकी संख्या 24 थी, और यही कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने का अभी तक कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही संसद ने एक और प्रावधान डाला कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का नियंत्रण का कार्य कर रहे थे, ये अब अपनी वार्षिक रिपोर्ट देंगे संसद को। संसद में ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट
रखेंगे और उसमें देखा जाएगा कि कंपनी किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में अपने कार्य कर रही है। तो ये व्यवस्था बनाई गई इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में कंपनी, प्रोपराइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब लोग किस प्रकार से कार्य करेंगे और जो ये निदेशक मंडल है ये वार्षिक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगा संसद के समक्ष। अब यहां भारतीय क्षेत्रों में भारत के लिए इसमें क्या प्रावधान थे? भारतीय क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से जो प्रावधान इस एक्ट में रखे गए थे उसमें एक तो ये प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर, अभी तक जिसको कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, उसके नाम में परिवर्तन करके उसे कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। एक्ट में जो इस पद का नाम था वो था गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम वहां कलकत्ता में इनका एक किला था। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर था 1772 ईस्वी तक, तो बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के गवर्नर थे और इस एक्ट के जरिए 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ही पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहे गए। कई बार प्रश्न इस प्रकार से आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो अंतिम गवर्नर यही वारेन हेस्टिंग्स। और यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल भी यही वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल कहे जाने लगे थे। एक ये व्यवस्था यहां पे की गई भारतीय क्षेत्रों के लिए। एक प्रावधान ये था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक अन्य प्रावधान भारतीय क्षेत्रों के लिए ये रखा गया कि ये जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, अभी तक ये अकेले ही कार्य कर रहा था। अब इसके साथ 4 अन्य सदस्यों को जोड़ा गया और एक परिषद का गठन किया गया जिसे कहा गया गवर्नर जनरल की परिषद। तो इस परिषद में 4 सदस्य जोड़े गए। गवर्नर जनरल की जो परिषद का गठन किया गया उसमें एक तो गवर्नर जनरल और इसके साथ 4 अन्य सदस्य जोड़े गए। अब ये जो 4 सदस्य अन्य जोड़े गए थे, ये कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, बल्कि ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे। और अब जो है इस गवर्नर जनरल को इन सदस्यों के साथ मिलकर ही कार्य करना है और तभी जाके कुछ भी कार्य जो है वो भारतीय क्षेत्रों में हो सकते थे। मुख्य रूप से किसी भी विषय पर इन 4 सदस्यों का निर्णय जो है वो इस गवर्नर जनरल के ऊपर भी लागू होना था। ये प्रावधान इसमें रखा गया कि जो भी ये 4 सदस्य बहुमत से जो निर्णय पास करेंगे वो निर्णय इस गवर्नर जनरल पर भी लागू होगा। इसे थोड़ा ठीक से समझें। यदि किसी विषय पर निर्णय होना है और उसमें 3 सदस्य एक तरफ और 1 सदस्य एक तरफ होता है, तो जो 3 सदस्यों के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो मान्य होगा और यही निर्णय जो है इस गवर्नर जनरल को मानना ही मानना पड़ेगा। वो इस निर्णय को टाल नहीं सकते, ना ही उनके पास इस प्रकार की कोई शक्ति थी कि वे इस परिषद के निर्णय को अमान्य घोषित कर सकें। ये एक व्यवस्था यहां पे रखी गई। इतनी शक्ति गवर्नर जनरल को अवश्य दी गई कि यदि 2-2 की बराबरी हो जाती है सदस्यों के बीच में किसी भी निर्णय को लेके, 2-2 की बराबरी होती है,
तब गवर्नर जनरल जो है अपना यहाँ पे निर्णायक मत दे सकता है और तब वो निर्णय जो है वो पारित माना जाएगा। लेकिन वो मतदान तभी करेगा जब यहाँ पे 2-2 की स्थिति हो जाएगी। यदि बहुमत से कोई निर्णय एक बार लागू हो गया तो वो जो है गवर्नर जनरल उसे अमान्य घोषित नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसमें रखी गई थी। ये जो 4 सदस्य थे, इनमें से 3 सदस्य यदि बैठक में शामिल होते थे तभी गणपूर्ति मानी जाती थी। 3 सदस्यों का बैठक में भाग लेना अनिवार्य था। एक ये प्रावधान रखा गया जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल को भी धीरे धीरे जो है संसद अपने नियंत्रण में लेना चाह रही है, जिस कारण से इन्होंने ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल के साथ जोड़े हैं। अन्य प्रावधानों का यहाँ पे जिक्र करें। एक प्रावधान इसमें यह रखा गया कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई। अब क्योंकि ये ब्रिटेन की संसद इस चीज को समझ चुकी थी कि ये कर्मचारी और अधिकारी इसीलिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्योंकि इनका वेतन कम है, तो इनके वेतन में वृद्धि की गई और इस समस्या का निराकरण किया गया। कुछ न कुछ हद तक इस प्रावधान के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकी और साथ ही साथ कर्मचारियों को और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे किसी प्रकार का निजी व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि इस एक्ट से पहले ये कर्मचारी और अधिकारी भारतीय क्षेत्रों में अपना निजी व्यापार भी कर सकते थे। तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ उपहार लेना या देना, इस पर भी रोक लगा दी गई कि अधिकारी और कर्मचारी न तो किसी व्यक्ति से उपहार लेंगे और न ही कोई उपहार उन्हें देंगे। उपहार से यहाँ पे सीधा सीधा संबंध रिश्वत से था कि न तो अधिकारी और कर्मचारी किसी भी कार्य के लिए रिश्वत लेंगे और न ही रिश्वत देंगे। साथ ही साथ ये प्रावधान रखा गया कि कर्मचारी और ये जो अधिकारी है ये भारतीय क्षेत्रों में साहूकारी का कार्य नहीं कर सकते। साहूकारी से मतलब था कि किसी को पैसे जो है वो ब्याज पर देना, इस प्रकार का कार्य इनके लिए निषेध कर दिया गया और इनके वेतन में वृद्धि की गई। ये कुछ मुख्य प्रावधान है। अब अन्य प्रावधानों को देखा जाए। एक प्रावधान ये रखा गया कि यहां पे केंद्रीय प्रशासन बनाया गया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने से पहले जो यहां भारतीय क्षेत्रों में अंग्रेजों की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बंबई और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियां, वे तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग रिपोर्ट करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को या निदेशक मंडल को। अपने अपने कार्यों की रिपोर्ट वे सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देते थे। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई और इस केंद्रीय प्रशासन में यहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी को ऊपर रखा गया और इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इन दोनों जो अन्य प्रेसिडेंसियां थी, बंबई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि एक केंद्रीय प्रशासन रहेगा और ये दोनों, चाहे बंबई की प्रेसिडेंसी हो या मद्रास की प्रेसिडेंसी हो, ये अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी को और ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उस रिपोर्ट को जमा करेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि समय की भी बचत की जा सके और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलग अलग सबसे बात करने की आवश्यकता न पड़े।
इन दोनों को निर्देश दिए गए कि आप इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए हैं और आप अपनी वार्षिक रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी को देंगे और बंगाल प्रेसिडेंसी जो है एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अपनी रिपोर्ट देगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट देगी वो देगी ब्रिटेन की संसद को। इस प्रकार की इन्होंने व्यवस्था बनाई। यहां से मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसियों से रिपोर्ट ली, यहां बंगाल की प्रेसिडेंसी ने कंसोलिडेट रिपोर्ट दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पहले ही यहां निर्देश दिए गए थे कि आप वार्षिक रिपोर्ट देंगे संसद को। तो इस प्रकार से एक केंद्रीय प्रशासन की यहां पे स्थापना की गई और मद्रास और ये बंबई प्रेसिडेंसियां जो है बंगाल के अधीन कर दी गई। अब इन सब के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जो इस एक्ट में रखा गया था, इस एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान यहां पे रखा गया। तो प्रश्न कई बार इस प्रकार से आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वो 1774 में की गई थी। क्योंकि 1773 में तो एक्ट आया, एक्ट में प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए और तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई वो 1774 में कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे इन मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे। एक मुख्य न्यायाधीश रखे गए और इनके साथ तीन जो है वो अवर न्यायाधीश भी इस सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था सर एलिजा एम्पे और उनके साथ तीन अन्य न्यायाधीशों की भी यहां पे नियुक्ति की गई थी। तो इस प्रकार के ये प्रावधान रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट में, जो कि पास किया गया था 1773 ईस्वी में। तो 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इंग्लैंड और भारतीय क्षेत्रों में इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्य होने लगे, तो उन कार्यों को करते समय कुछ इस एक्ट की कमियां जो है वो उजागर हुई जब कार्य करने पड़े। क्योंकि एक्ट तो एक बार लागू हो गया 1773 में, अब एक्ट में जो प्रावधान है उनके अनुसार आगे का कार्य किया जाना है। तो जब वे कार्य प्रारंभ किए गए तो उसमें कुछ कमियां स्पष्ट रूप से सामने आई इस एक्ट की। उन कमियों को थोड़ा यहां पे देख लिया जाए कि क्या कमियां रही हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट की। तो ये कुछ कमियां हैं जो कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद सामने आई। जब इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, इसके प्रावधानों के जरिए कार्य प्रारंभ किए गए तो उसमें सबसे पहले ये देखा गया कि इसके जो प्रावधान हैं वो अस्पष्ट हैं। स्पष्ट रूप से उन प्रावधानों में कुछ भी नहीं है और प्रावधानों का अस्पष्ट होने का कारण ये था कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए यहां ब्रिटेन की संसद लालायित थी और इतनी जल्दीबाजी में ही इसके प्रावधानों को बनाया गया, तैयार किया गया। तो प्रावधानों का स्पष्ट होना जो है वो लाजमी सी एक बात थी।
तो इसके प्रावधान जो है वो अस्पष्ट थे। एक तो ये कमी इसमें देखने में आई। इसके साथ ही इस एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्ति में कमी कर दी गई, क्योंकि गवर्नर जनरल जो था कि उसको कार्य करने थे अपनी परिषद के साथ मिलकर, तो कुछ भी कार्य जो गवर्नर जनरल करना चाह रहा था वो इस स्थिति में नहीं था कि वे समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना कर सके। तो इस बात की भी कमी देखी गई, क्योंकि कई बार ऐसे कार्य करने आवश्यक थे जो कि ये गवर्नर जनरल कर नहीं पाया। तो इस कारण से भी ये भी एक कमी के रूप में देखा जाता है कि गवर्नर जनरल की शक्ति को इस एक्ट के द्वारा कम किया गया। इस एक्ट में एक खामी और ये देखने में को आई कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रों में हमेशा ही इस एक्ट के प्रावधानों में असमंजस बना रहा। स्पष्ट नहीं था कि किस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगी और किस क्षेत्र में गवर्नर जनरल कार्य करेंगे। इन दोनों के कार्य क्षेत्रों का आपस में टकराव निश्चित था और वो भी एक कमी के रूप में यहां देखा गया। जो सबसे बड़ी कमी इस एक्ट की देखने में आई वो थी कि पूर्ण नियंत्रण की कमी। इस एक्ट में चूंकि प्रावधान भी अस्पष्ट थे, उस कारण से यहां पूर्ण नियंत्रण की कमी देखी गई। इस एक्ट के जरिए न तो संसद का निदेशक मंडल पे, न तो निदेशक मंडल का गवर्नर पे और न गवर्नर का परिषद पे और न ही इस गवर्नर जनरल का जो था वो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी पे। अब क्योंकि यहां पूर्ण नियंत्रण की कमी थी, तो यहां न तो संसद का पूर्ण नियंत्रण इस निदेशक मंडल पे स्थापित हो पाया, ना ही इस निदेशक मंडल का पूर्ण नियंत्रण गवर्नर पे, और ना ही गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण जो है वो इस परिषद पर, और या फिर यहां बंगाल और यहां मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर का नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। क्योंकि अगर गवर्नर का नियंत्रण भी पूर्ण रूप से मद्रास और बंबई पर हो पाता तो 1775 में जो बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा जहां आंग्ल मराठा युद्ध शुरू किया गया वो न होता, क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे वो उस समय शुरुआती दिनों में इस आंग्ल मराठा युद्ध के विरोध में थे। तो चूंकि वह आंग्ल मराठा युद्ध बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा शुरू किया गया, तो इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल जो कि बंगाल और अन्य ब्रिटिश क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे थे, उनका नियंत्रण जो था इन प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण रूप से नहीं था। तो ये कुछ कमियां रही है इस रेगुलेटिंग एक्ट की, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लाया जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और उस एक्ट के जरिए इन कमियों को कुछ हद तक जो है वो दूर किया जाएगा। तो इन कमियों के साथ साथ भी रेगुलेटिंग एक्ट का अपना महत्व है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट को एक साहसिक कदम माना गया इस कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, जो कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा 1773 में इस एक्ट के माध्यम से किए गए। इस एक्ट में कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय क्षेत्रों में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। अगले 20 सालों के लिए कंपनी को यह विश्वास दिलाया गया कि आप 20 सालों तक भारतीय क्षेत्रों में व्यापारिक कार्य कर सकेंगे। अब देखते हैं कि 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ तो उसमें क्या प्रावधान थे और किस प्रकार से वो एक्ट इन कमियों को दूर करने में कितना सफल हो पाया था। इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।